हे गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ ब्लॉक्स भी पढ़ रहे हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक के स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में भी पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके ट्वेल्थ में दो चैप्टर है ब्लॉक्स के। एक आपको पढ़ना है पी ब्लॉक और दूसरा आपको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक। अगर एनसीईआरटी इवन एनसीईआरटी अगर आप जाकर देखें तो एनसीईआरटी में पी ब्लॉक्स के बहुत ज़्यादा उसमें मेंशन किया हुआ है। डी एंड एफ ब्लॉक भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं उन दोनों ब्लॉक्स के चैप्टर को, जो कि ट्वेल्थ का है, उसको मैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। तो आप सीरियसली पढ़ें इस चैप्टर्स को, केमिकल बॉन्डिंग्स को पढ़ें आप। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग तो 11th का चैप्टर है, तो मैं 11th का चैप्टर क्यों पढूं। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग माना कि वो 11th का चैप्टर है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग ब्लॉक्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करता है। मतलब ब्लॉक्स में जितने केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी थ्योरीज हैं वो सब का सब ब्लॉक में एप्लीकेबल है। तो आपको ब्लॉक समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना ही चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। इसलिए मैं केमिकल बॉन्डिंग को साथ लेकर के ब्लॉक्स को पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे इस बार ट्वेल्थ में गए हैं या है, वो बच्चे जो बच्चे भी पी और डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं वो सब केमिकल बॉन्डिंग को प्रेफर करें, इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन। फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, पोलराइजेशन का फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो पहले तो मैं और बता दूं उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए आपको पोलराइजेशन का आइडिया होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए पोलराइजेशन पढ़ना, तो फिर हम लोग पढ़े पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है ये समझे। पोलराइजेशन समझने के बाद फिर हम लोग पढ़ रहे थे फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। उसमें हम लोग फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन में 4 फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन पढ़े थे। पहला पोलराइजिंग पावर, दूसरा पोलराइजेबिलिटी, तीसरा हम लोग पढ़े थे लैटिस एनर्जी, चौथा हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ये पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो 5वां फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब पोलराइजेशन जो है वो किस प्रकार आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है, किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इसके बारे में लोग जानेंगे। तो देखते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ है। कैसे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं किसी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, जब हम लोग हीट करते हैं तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट आपके सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ है। और आयनिक कंपाउंड ही क्यों मैंने मेंशन किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके कि मेल्टिंग पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर है। वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद आते हैं जरा। अब हमको पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं जरा। तो पहले तो ये समझो कि आयनिक जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या होता है, केटायन एनायन होता है। केटायन और एनायन एक दूसरे को बांध कर रखता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आयनिक कंपाउंड का, कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी एक फैक्टर है। लैटिस एनर्जी कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट का एक बड़ा फैक्टर है। कैसे इसको जरा समझते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लैटिस एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में क्या पढ़े हैं। लैटिस एनर्जी एकदम मैंने क्लियर भी किया था लैटिस एनर्जी के बारे में कि लैटिस एनर्जी जो है वो केटायन और एनायन के बांधने वाला फोर्स होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो आप एक चीज़ समझो, पहले मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में बदलना है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग बेसिक क्लासेस में 10th क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सॉलिड और लिक्विड और गैस का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ा था, ऐसे कि सॉलिड वो है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होता है, या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और लिक्विड उसको कहते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कमज़ोर होता है
और दोनों मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होता है सॉलिड की तुलना में, ये हम लोग पढ़े थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर सॉलिड को हमको लिक्विड में भेजना है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को हमको क्या करना है, घटाना है, तब वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। या फिर अगर हमको सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो सॉलिड में जो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी है उस दूरी को अगर हम बढ़ा दें थोड़ा तो वो लिक्विड बन जाएगा। यही करना, या तो दूरी इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दे, या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसको क्या कर दे, घटा दे, फोर्स घटा दे, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो लैटिस एनर्जी जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है कि जो बांधता है, दो चीज़ों को बांध रहा है। तो अगर दो चीज़ों को बांध रहा है तो इसका मतलब बांधने वाला अगर फोर्स है, तो अगर बांधने वाला फोर्स जितना ज़्यादा मजबूत होगा, बांधने वाला फोर्स लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कि उसको उसको दूर करने के लिए उतना ज़्यादा हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जब मैंने लैटिस एनर्जी पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हम लोग पढ़े थे, तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखे थे लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और अभी हम लोग तुरंत पढ़े पोलराइजेशन, तो हमको समझना पोलराइजेशन कि पोलराइजेशन किस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो अगर मैं देखूँ, जैसे अगर मान लो कि पोलराइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मान लो कि किसी आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन ज़्यादा है, समझते थोड़ा इसको अच्छे से, पोलराइजेशन अगर ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन होने से क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और जितना पोलराइजेशन बढ़ने से अगर आयनिक कैरेक्टर घटता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो आयनिक कंपाउंड में दो आयन के बीच का इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया है। पोलराइजेशन ज़्यादा तो इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया, और इंटरेक्शन अगर कमज़ोर हो गया इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर भी वो अलग हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूँ पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्योंकि सिंपल है, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब कि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, आयनिक कैरेक्टर घट गया, और अगर आयनिक कैरेक्टर घट गया तो इसका मतलब दो आयन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कमज़ोर हो गया, और दो आयन के बीच का इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया तो हम कम तापमान पे ही अगर देंगे, हीट करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट देखो कम हो गया, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्लियर, यहाँ तक ध्यान रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी या मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब एक चीज़ ये भी जानो कि लैटिस एनर्जी और जो पोलराइजेशन है, ये दोनों जो फैक्टर है ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, एक दूसरे को हमेशा जो है अपोज करता है। क्योंकि अगर आप लैटिस एनर्जी से अगर फैसला लेते हैं और अगर पोलराइजेशन से फैसला लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ट्रेंड एक जैसा होता है, ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि सर अगर हमको क्वेश्चन मिलता है तो हम लैटिस एनर्जी से फैसला करेंगे मेल्टिंग पॉइंट या पोलराइजेशन से। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा कि कैसे दोनों फैक्टर एक दूसरे का अपोज करता है, बस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के जो दो फैक्टर लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बिल्कुल अपोज करता है। आप थोड़ा ऐसे समझ लो, अगर समझना चाहते हो, लैटिस एनर्जी अगर मान लो कि कैटायन का साइज अगर छोटा है, कैटायन का साइज अगर छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब देखो पोलराइजेशन समझो, कैटायन का साइज छोटा है तो इसका मतलब हुआ पोलराइजेशन क्या है, ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम। तो देखो चीज़ें वही है, कैटायन का साइज छोटा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, कैटायन का साइज छोटा, पोलराइजेशन हो जाएगा ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम। तो इसके इसके ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसके कम होने से, इसके ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो कंट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो कब लगाएंगे इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमको लैटिस एनर्जी लगाना है तो आप जान लो कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें आप एनायन के साइज को देखो, एनायन के साइज, एनायन मान लो कि अगर हम आयनिक कंपाउंड अगर ले लें, अगर मान लो कि आयनिक कंपाउंड है हमारा MX, तो ये आपका कैटायन, ये आपका एनायन, तो ये X माइनस। ठीक है, तो X माइनस का साइज से हम डिसाइड करेंगे कि कब लैटिस एनर्जी लगाएंगे, कब हम लोग पोलराइजेशन लगाएंगे। तो अगर X माइनस का साइज, अगर इसमें भी बात करूँ मैं, X माइनस का साइज अगर छोटा हो या स्मॉल हो, यानी एनायन छोटा हो, किसके रिस्पेक्ट में, इसके मतलब अगर अगर मान लो कि एनायन एक बड़ा है, बड़ा एनायन है, काफ़ी बड़ा अगर एनायन है, तो अगर बिगर एनायन है,
काफ़ी बड़ा एनायन है, तो हम लोग लगाएंगे पोलराइजेशन, और अगर स्मॉलर एनायन है तो उसमें हम लोग लगाएंगे लैटिस एनर्जी। बिगर एनायन का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड और एबव पीरियड, मतलब थर्ड या ऊपर के पीरियड से बिलोंग करता हो, और ये फर्स्ट या सेकेंड पीरियड का हो, फर्स्ट या सेकेंड पीरियड एलिमेंट हो, मतलब इसके एनायन जो है वो फर्स्ट या सेकेंड पीरियड का अगर एनायन हो तो हम लोग लगाएंगे क्या, लैटिस एनर्जी। और अगर थर्ड या उसके ऊपर वाले पीरियड का अगर एनायन हो तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब वो बिगर एनायन होगा ऑब्वियस है, और उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, पोलराइजेशन लगाएंगे, तभी जाकर आपका क्लियर होगा। अब जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो कि हमने लिया सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 और एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3, ये हम लोग लिए 3, ठीक है। अब इसमें हमको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो देखते हैं ज़रा। अब देखो सबसे पहले अब डिसाइड करना है हमको कि लैटिस एनर्जी से या पोलराइजेशन से, तो हम दोनों से आपको दिखाते हैं। पहले इसमें फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, ऑब्वियस सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑब्वियसली सबसे छोटा है, हमको लैटिस एनर्जी लगाना ही है, ठीक है। तो फ्लोरीन तो सब में सेम है। अब इसमें ये +1 मैग्नीशियम +2 में है, एल्युमिनियम +3 में है, तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा फैक्टर लगाना है हमको, चूँकि छोटा है तो हम लैटिस एनर्जी पहले लगाते हैं। लैटिस एनर्जी तो इधर जाने पे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, अगर इधर जाएंगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, घट रहा है ना। इधर से इधर जाने पे U0, मतलब लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज, घटेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगा इधर जाने पे Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस में अगर साइज की मैं बात करूँ तो सबसे छोटा साइज ये होगा, छोटा साइज डिक्रीजेस तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर भी पड़े ऊपर में, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। लेकिन अगर तुम पोलराइजेशन लगाते हो तो पोलराइजेशन में क्या होगा कि Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस केटाइन का जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे पोलराइजेशन इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब पोलराइजेशन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट घटता है, तो पोलराइजेशन के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट इधर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो अब देखो जब पोलराइजेशन लगा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा NaF का है, और जब लैटिस एनर्जी लगा रहे तो मेल्टिंग पॉइंट AlF3 का, तो मानेंगे किसका, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि अगर एनायन का साइज छोटा हो, यानी मतलब सेकंड या फर्स्ट पीरियड का हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब कि ये ऑर्डर सही है और ये वाला आपका क्या है, पोलराइजेशन नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। फिर एग्जाम्पल लगाते, जैसे अगर मान लो कि NaCl MgCl2 और AlCl3, ठीक है, तो सब में एनायन सेम है, तो ये +1 ये +2 ये +3, ऑब्वियस है इधर से इधर जाएंगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, U0 इंक्रीजेज, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इधर से इधर जाने पे MP इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन अगर पोलराइजेशन लगाते हैं तो पोलराइजेशन लगाएंगे तो इधर से इधर जाने पे पोलराइजेशन इंक्रीजेज, तो इधर से इधर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब सवाल है कि क्या लगाएं, लैटिस एनर्जी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन है आपका एनायन। अब देख सकते हो दोनों अभी से ट्रेंड देख रहे हो उल्टा है, तो अब फैसला किससे होगा, तो एनायन देखेंगे, एनायन का साइज देखेंगे तो क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड का, तो थर्ड या उसके ऊपर वाले पीरियड का अगर एलिमेंट हो एनायन, तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या लगाएंगे हम लोग, मतलब ये पोलराइजेशन लगाएंगे, तो इसलिए पोलराइजेशन के हिसाब से NaCl का ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट किससे, एल्युमिनियम क्लोराइड से, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार से हम लगाते रहेंगे। चलो कुछ एग्जांपल और करते हैं। Fe2O3, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों में हमको मेल्टिंग पॉइंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, एनायन को हम देखेंगे, एनायन ऑक्सीजन है, सेकंड पीरियड का है, और से छोटा है, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी, ये +2 में ये +3 में, इधर जाने पे साइज घटेगा, साइज घटने से लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो इधर से इधर MP बढ़ेगा। हो गया, ऐसे करके हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, SNO और SNO2, स्टेनस ऑक्साइड स्टेनिक ऑक्साइड, इसमें हमको कंपेयर करना है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका, तो लगाते जरा इसमें, ये +2 में है, ये +4 में, एनायन क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, छोटा है, हम लोग लैटिस एनर्जी लगाएंगे, तो इधर से इधर जाने पे आपका साइज घट रहा है, साइज घटने से लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, मतलब U0 इंक्रीजेज, U0 बढ़ेगा, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज,
फिर और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम लिए FeCl2 और FeCl3, फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, तो यहाँ +2 यहाँ +3, एनाइन आपका क्लोरीन है, थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब कि क्या लगाएंगे हम लोग, पोलराइजेशन लगाएंगे। तो इधर से इधर जाने पे पोलराइजेशन बढ़ेगा, +3 पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, इसका मतलब इधर से इधर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिर और देखता हूँ मैं इस एग्जांपल, जैसे SnCl2 और SnCl4 ये +2 ये +4, एनाइन देख लो, एनाइन थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब बड़ा है, पोलराइजेशन लगाएंगे, इधर से इधर जाने पे पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो इधर से इधर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि इधर से जाने पे मेल्टिंग पॉइंट घटता। ठीक है, उसी प्रकार एक तो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे FeCl2 और नहीं सॉरी, ये तो एग्जाम्पल हो चुका है, फिर फ्लोराइड ले लेते हैं, FeF2 और FeF3, और इसमें हमको कंपेयर करना है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम। आप एनाइन देखो, एनाइन फ्लोरीन है, सेकेंड पीरियड का है, छोटा है, +2 +3, तो क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी, तो इधर से इधर जाने पे हमारा लैटिस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, U0 इंक्रीजेस, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इधर ही इंक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, एनाइन आपका ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड का है, ऑब्वियस लैटिस एनर्जी लगाएंगे, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, तो ये +2 में है, ये भी +2 में, ये +2 में, ऑब्वियसली तीनों एक पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो नीचे से ऊपर बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम, नीचे से ऊपर जाने पे साइज क्या होगा, साइज डिक्रीजेस, साइज घटेगा, इसका मतलब U0 इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी लगाएंगे ना, U0 इंक्रीजेस, इसका मतलब इधर से इधर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीजेस, ये हो जाएगा ऑर्डर। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, ये 4-5 लिए, मतलब अल्कली मेटल का हाइड्राइड लिए, इसमें हमको कंपेयर करना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका कम होगा, ऑर्डर निकालना है। तो हाइड्राइड H है, H इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ग्रुप का, सॉरी फर्स्ट पीरियड का एनायन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लैटिस एनर्जी लगाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाने पे साइज घटेगा कैटायन का, है ना, सब एनायन तो सेम ही है, कैटायन का साइज घटेगा, साइज घटने से लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग ले लिए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मतलब फर्स्ट ईयर क्लोराइड लेते हैं, ये हाइड्राइड लिए थे, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, तो अब इसमें लगाते हैं। अब इसमें क्या है कि क्लोराइड है, ठीक है, तो क्लोराइड है, इसका मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, थर्ड पीरियड पोलराइजेशन लगाएंगे, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पे पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि साइज घट रहा है, साइज घटने से पोलराइजेशन बढ़ता है, तो इसका मतलब पोलराइजेशन अगर बढ़ा नीचे से ऊपर जाने पे, इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, इंक्रीजेस, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर गलत है, ये तरीका गलत है। अब थोड़ा समझ लो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, वो आप लगाओ, एकदम लगाओ, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में आप आराम से लगाओ। अब एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान रखिए, कैसे, फर्स्ट ए ग्रुप का अगर क्लोराइड हो, सिर्फ क्लोराइड, फर्स्ट ए ग्रुप का सिर्फ क्लोराइड के केस में थोड़ा क्या है कि लगाना चाहिए आपको, क्या, पोलराइजेशन लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पोलराइजेशन नहीं लगता है। फर्स्ट ए ग्रुप का मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ए प्लस का क्लोराइड Cl- के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ये फंक्शन हो जाता है किसका, लैटिस एनर्जी का, U0 का, फंक्शन ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये लगेगा, ये एक्सेप्शन कहिए चाहे आप, थोड़ा ध्यान रखिए इसको, हालांकि वो ट्रिक वाइज हम लोग काम कर रहे थे, ट्रिक सब में काम करेगा, लेकिन सिर्फ इसको छोड़ करके, तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी लगाएंगे, भले इस एनाइन का साइज बड़ा क्यों ना है इस केस में। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो लैटिस एनर्जी लगाएंगे, इसका मतलब देखो लगाते हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ठीक है, लैटिस एनर्जी लगाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाने पे लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, फंक्शन U0 इंक्रीजेस, तो U0 बढ़ने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी
लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ये सबसे कम हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिथियम क्लोराइड क्या है, कोवैलेंट है। लिथियम क्लोराइड क्या है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट है। लिथियम मतलब एस, क्योंकि लिथियम क्लोराइड इज प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट। प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवैलेंट है। इसलिए आप क्या करें, लिथियम क्लोराइड सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं ऑर्डर की मैं बात करूं तो एमपी का ऑर्डर क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा NaCl का होगा, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, और सबसे कम हो जाएगा लिथियम क्लोराइड एबनॉर्मली। हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं लिथियम क्लोराइड, ये ध्यान रखेंगे। बस इसी में एक्सेप्शन है, बाकी सब सेम जैसे आप लगाते बिल्कुल लगाइए। उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब जैसे मान लो कि मैंने समझाने के लिए अगर मान लो कि एग्जांपल ऐसे ले लें, सेकेंड ए ग्रुप का अगर क्लोराइड लेते तो BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि ये अब इसमें क्या है, एनायन बड़ा है तो ऐसा नहीं पोलराइजेशन, सॉरी वो लगाएंगे, लैटिस एनर्जी लगाएंगे, पोलराइजेशन ही लगाएंगे, बस उसी में एक्सेप्शन था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्लोराइड है, एनायन है, थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड का ऑब्वियस है, साइज बड़ा है तो हम लगाएंगे पोलराइजेशन। तो नीचे से ऊपर जाने पे कैटाइन का साइज +2 प्लस है ना, नीचे से ऊपर जाने साइज बढ़ेगा, साइज के सॉरी साइज घटेगा, साइज के घटने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिर और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर जैसे मान लो बेरिलियम फ्लोराइड, सेकेंड ग्रुप का फ्लोराइड अगर मैं ले लूँ, बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब ऐसे पोलराइजेशन लगाएंगे तो नीचे से ऊपर जाने पे पोलराइजेशन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन बढ़ रहा है नीचे से ऊपर जाने पे। लेकिन एक चीज़ और, पोलराइजेशन हम क्यों लगाएं यहाँ पे, पोलराइजेशन क्यों लगाएं, क्योंकि फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का है, पोलराइजेशन नहीं लगाएंगे, सॉरी लैटिस एनर्जी लगाएंगे, यू नॉट इंक्रीजेस। लैटिस एनर्जी लगाएंगे, लैटिस एनर्जी बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो MP इंक्रीजेस। लेकिन एक चीज़ और, बेरिलियम क्लोराइड आप सॉरी बेरिलियम फ्लोराइड, आप याद करो बेरिलियम के सारे जो हैलाइड्स होते थे वो कोवैलेंट होते थे। तो ये जो बेरिलियम फ्लोराइड ऑब्वियसली कोवैलेंट, ये सब आयनिक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग बेसिक क्लासेस में भी पढ़ते थे कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब कम होता है। तो ऑब्वियसली अगर बेरिलियम फ्लोराइड है तो बेरिलियम जो फ्लोराइड है प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवैलेंट है। तो इसका मतलब कि नीचे से ऊपर अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है तो कोवैलेंट सबसे कम हो जाएगा, तो ये जाकर नीचे यहाँ सेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ जाकर सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम फ्लोराइड है BeF2 इज प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवैलेंट है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम फ्लोराइड का होगा, ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम फ्लोराइड का होगा BeF2, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड, इसको ध्यान रखें। चल फिर फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने लिया कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन एनायन छोटा है, फर्स्ट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम मतलब इधर से इधर जाने पे साइज घटेगा, साइज घटने से लैटिस एनर्जी यू नॉट इंक्रीजेज, और यू नॉट बढ़ेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इधर ही बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। फिर एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे फर्स्ट है लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सॉरी रुबिडियम पहले आता है, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। अगर इसमें मैं बात करें तो नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, हम लोग लैटिस एनर्जी लगाएंगे ना, क्योंकि फ्लोरीन है, सेकेंड पीरियड का है, तो नीचे से ऊपर जाने पे यू नॉट इंक्रीजेस, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम क्लोराइड
लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, अगर सर एनायन, ठीक है, आपने जो ट्रिक बताया था वो तो एनायन के लिए था कि एनायन अगर बड़ा हो और छोटा हो, तो ये तो तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जब हमारा एनायन सबका सब सेम हो, जो भी कंपाउंड हम लिए। लेकिन अगर ये सब कंपाउंड इसमें तो एनायन बदल गया, F-Cl-Br-, तो कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो इस केस में क्या करेंगे? अगर आप इस केस में चाहे पोलराइजेशन लगाओ चाहे तुम लैटिस एनर्जी लगाओ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। अगर एनायन का साइज अगर डिफरेंट है तो दोनों सपोर्ट करेगा, आप देख सकते हो। चलो लगाते हैं, पहले लैटिस एनर्जी लगाते हैं। कैटायन तो सब में सेम है, तो नीचे से ऊपर जाने पे आप देखो लैटिस एनर्जी पे लगाते हैं तो एनायन का साइज छोटा है, तो नीचे से ऊपर जाने पे एनायन का जो साइज है वो छोटा होने से लैटिस एनर्जी क्या होगा, ऊपर जाने पे बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़े थे इस केस में, याद होगा। तो E0 बढ़ेगा, तो यही कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीजेस, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, आप लैटिस एनर्जी लगाएं, आप पोलराइजेशन लगाओ, वही चीज़ आएगा। पोलराइजेशन में हम लोग पढ़े थे, याद करो, पोलराइजेशन में एनायन जो होता है वो पोलराइजेबिलिटी होता है, और पोलराइजेबिलिटी याद करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन के साइज के। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे अगर आए होते, ऊपर से नीचे, तो एनायन बढ़ रहा है, एनायन के बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, या ऐसे समझो नीचे से ऊपर जाने पे एनायन का साइज घट रहा है, तो इसका मतलब पोलराइजेशन घट रहा है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग पोलराइजेशन डिक्रीजेस, पोलराइजेशन डिक्रीजेस। और नीचे से ऊपर जाने पोलराइजेशन घटता है, तो पोलराइजेशन घटता है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं दोनों तरीके से मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर आ रहा है, नीचे से ऊपर जाने पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और भी दिखा देता हूँ, जिसमें एक दो चार एग्जाम्पल, जैसे अगर सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम सल्फाइड Na2S, Na2SC सेलेनाइड, टेलुराइड, Na2TE। इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें भी क्या है, आप किसी से फैसला ले सकते हो, क्योंकि वो भी से एनायन बदल रहा है, दोनों सपोर्ट करेगा, तो आप सीधा ऐसे लगाओ। नीचे से ऊपर जाने पे आप लैटिस एनर्जी लगा लो, क्या दिक्कत, नीचे से ऊपर जाने पे लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, और जैसे देखता हूँ एक तो एग्जांपल, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। अगर इन सब में अगर बात करें, इस पर एनायन सेम हो गया, एनायन सेम, तो इसका मतलब एनायन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, तुम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पे लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों लैटिस एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि केटायन का साइज नीचे से ऊपर जाने पे घट रहा है, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, या लैटिस एनर्जी फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम AlF3, एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ब्रोमाइड, अभी से कुछ भी लगाओ चलेगा, क्योंकि एनायन बदल रहा है। तो अगर नीचे से ऊपर देखा जाए तो नीचे से ऊपर जाने पे U0 इंक्रीजेस, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और हम लोग पढ़े भी थे कि AlF3 जो होता है वो आयनिक होता है, और ये दोनों क्या होता है, कोवैलेंट होता है, तो ऑब्वियस ऐसा ही, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, यह इसको ध्यान रखें। तो इस तरह से हम लोग पांचवा फैक्टर्स पढ़ें मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी, स्थिरता ऑफ आयनिक कंपाउंड। थोड़ा पहले आप स्टेबिलिटी थोड़ा समझो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो स्टेबिलिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थिरता। मतलब आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये हुआ कि अगर हम आयनिक कंपाउंड को ले करके अगर उसको हम हीट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अगर हीट करने से अगर वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, अगर तुरंत टूट जाता है, मतलब अगर अपने स्थिति को तुरंत परिवर्तित कर देता है, इसका मतलब वो कम स्टेबल है। और अगर किसी कंपाउंड को अगर लेकर हीट करते हैं और वो अपनी स्थिति को काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रखता है, अर्थात नहीं टूटता है जल्दी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद वो टूटता है, तब इसका मतलब उसको कहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब कि मान लो कि दो कंपाउंड लिए, एक कंपाउंड को अगर हीट किए वो जल्दी टूट गया, मतलब अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दिया, इसका मतलब वो अस्थायी नहीं है ज़्यादा, वो लेस स्टेबल हुआ। और अगर किसी कंपाउंड को लेकर अगर हम हीट कर रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं लेकिन वो टूट नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के बाद वो टूट रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। कम स्टेबल मतलब जो जल्दी टूट जाए, ब्रेक कर जाए, कम स्टेबल जो ब्रेक करने में
काफ़ी ज़्यादा समय लगाए या काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ले टूटने में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल। खैर ये था। अब हमको ये समझना है कि पोलराइजेशन जो है वो आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी को किस प्रकार से प्रभावित करता है, हमको ये जानना है। तो इसके निष्कर्ष पे आने के लिए, मतलब आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी और पोलराइजेशन में रिलेशन क्या है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड, इसके निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। दो आयनिक कंपाउंड को लेकर के आपको मैं समझाता हूँ। जैसे हम एक लेते हैं कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट। बेरिलियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड है आपका। और एक लेते हैं बेरियम, उसी ग्रुप का जो लास्ट वाला एलिमेंट है बेरियम, बेरियम कार्बोनेट, फार्मूला BaCO3। ये भी आपका क्या है, सॉलिड है। अगर मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लूँ तो आपको भी समझ में आ रहा है, ये भी आयनिक कंपाउंड, वो भी आयनिक कंपाउंड। तो Be पे क्या है, डबल प्लस। कार्बोनेट आपको रेडिकल पता है, कार्बोनेट CO3 होता है ना, तो CO3 O, CO3 पे डबल माइनस, सॉरी, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये O, एक माइनस है यहाँ, एक माइनस है यहाँ पे। और बेरियम Ba डबल प्लस और O पे सिंगल माइनस, C डबल बॉन्ड O पे माइनस। दोनों में अंतर यही है कि कार्बोनेट तो दोनों में सेम है, अंतर क्या है कि यहाँ बेरिलियम है, यहाँ पे बेरियम है, और अंतर साइज का है। बेरिलियम का साइज छोटा होता है, बेरियम का साइज बड़ा होता है। ठीक है। अब हमको पोलराइजेशन समझना है, तो सोचो जरा, इसका साइज छोटा है, तो छोटा साइज होने की वजह से इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इसका पोलराइजिंग पावर जो है ज़्यादा होगा। ये क्या करेगा, इस माइनस को, है ना, बहुत ज़्यादा इसको खींचेगा, इस माइनस को बहुत ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि पोलराइजेशन क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे पोलराइजेशन कम है, क्योंकि साइज बड़ा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, इसका मतलब कि माइनस को ये थोड़ा कम खींचेगा ये, लेकिन यहाँ ज़्यादा खींचेगा। इसका यहाँ, चूँकि यहाँ पोलराइजेशन क्या है, ज़्यादा है, फाई यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे फाई क्या है, कम है। फाई कम है, यहाँ फाई ज़्यादा है। ठीक है। अब समझते हैं ज़रा, थोड़ा समझो पहले कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो होता कैसे। अच्छा, हीट करने से कई बच्चे पढ़े भी होंगे, बेरिलियम कार्बोनेट, मतलब सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है। कैसे बनता है इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर बेरिलियम बेरिलियम डबल प्लस, मतलब छोटा साइज होने की वजह से क्या है, पोलराइजेशन ज़्यादा है। तो पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन ज़्यादा होने से ऑक्सीजन और बेरिलियम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब पहले तो बेरिलियम ऑक्साइड के बीच में पोलराइजेशन ज़्यादा है, क्या है, पोलराइजेशन लिखते हैं ज़्यादा है। पोलराइजेशन ज़्यादा होने से बेरिलियम ऑक्साइड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब ये खींचेगा तो इसके पूरे सराउंडिंग उधर के भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब जब ये स्फेरिकल है तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन को सब क्या करेगा, बीच में लाकर शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब बेरिलियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट गया यहाँ पे, इसका मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा कम, नहीं सॉरी, ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तुम ऐसे समझो, अगर दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन उन दोनों एटम को बांध के रखता है। तो अगर दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, तो इसका मतलब दो एटम एक दूसरे को ज़्यादा फोर्सफुली बांध नहीं पा रहा है। इसका मतलब कि दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंट्रैक्शन कम हो गया। बॉन्ड मतलब दो के बीच में अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और अगर इंट्रैक्शन कम हो गया तो इसका तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो सॉरी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, इंट्रैक्शन कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ गया और आप इसको हीट कर रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने के कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो जब आप इसको मान लो कि डेल्टा H1 नाम का इतना आप हीट प्रोवाइड किए, डेल्टा H1 जब आप हीट प्रोवाइड किए तो ये टूट कर क्या प्रोवाइड किया, बेरिलियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है और CO2 गैस। उसी प्रकार आप जब यहाँ पे भी वही चीज़ किए, ये बेरियम है ना, यहाँ पे पोलराइजेशन कम है, तो कम है, तो यहाँ पे आप जो डेल्टा H2 अगर मान लो हीट दिए तोड़ने के लिए यहाँ पे, तो तोड़ने के लिए दिए, तो इससे क्या बनेगा, बेरियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये आपका बनेगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में ज़्यादा बड़ा कौन है, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो। ठीक है। तो आप ऐसे समझो पहले, यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा था, यहाँ पोलराइजेशन कम था। पोलराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया,
और यहाँ पे क्या हुआ कि पोलराइजेशन कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम ही आ पाया। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसके कारण इन दोनों का पकड़ है, तो यहाँ से टूटने में इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। आप सिंपल समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो आप एनर्जी खर्च की डेल्टा H2 वो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब यहाँ हेयर है क्या कि डेल्टा H1 से ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा डेल्टा H2। क्यों? एज चूँकि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी में ज़्यादा स्टेबल कौन है? बेरियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है बेरिलियम कार्बोनेट से। ये ज़्यादा स्टेबल है। कैसे ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये आराम से टूट जाएगा। ये क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ गया, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो कम एनर्जी डेल्टा H1 प्रोवाइड की, टूट गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? क्योंकि जब ये खींच रहा है तो कम खींचा, कम इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, कि पोलराइजेशन कम यहाँ पे हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इंट्रैक्शन है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब डेल्टा H2 आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये समझ में आया। मतलब यहाँ से फाइनली हम क्या सीखें कि अगर पोलराइजेशन और स्टेबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बटा लिखेंगे पोलराइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया, यही कंक्लूजन मैं आपको दिखाना चाहता था। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बात करता हूँ। अगर ये जो बेरिलियम ऑक्साइड बना है, बेरिलियम ऑक्साइड, अब इसको हमको हीट करना है, और ये जो बेरियम का जो ऑक्साइड बना है, बेरियम ऑक्साइड, और इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, मान लो कि इसको डेल्टा H3, इसको हीट करके डेल्टा H4, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, डेल्टा H3 देते हैं, और इसको अगर बेरिलियम ऑक्साइड को अगर हीट करते हैं डेल्टा H4, तो अब जानना ये कि डेल्टा H3 डेल्टा H4 में ज़्यादा बड़ा कौन? मतलब अब बेरिलियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी को जानना है। पहले तो हम कार्बोनेट का जाने। तो अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो अब क्या बनेगा? ये बेरिलियम ऑक्साइड किस में चला जाएगा? बेरियम पे डबल प्लस, अब प्लस क्या आ जाएगा? ओ पे डबल माइनस। क्योंकि ऑब्वियस है ये तुम्हारा जो बेरिलियम ऑक्साइड, इसको भी हीट करेंगे तो फाइनली कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलने वाला, आयन मिलने वाला। बेरिलियम पे डबल प्लस, प्लस O2 पे डबल माइनस। उसी प्रकार यहाँ क्या मिलेगा? बेरियम पे डबल प्लस, अब प्लस O2 पे डबल माइनस, मतलब आयन मिलने वाला है। तो अगर आयन हमको मिलने वाला है तो अब यहाँ पे अगर आयन मिलने वाला है तो आयन अगर मिलने वाला तो आयन के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे? लैटिस एनर्जी। यहाँ पे क्या लगाएंगे? लैटिस एनर्जी। क्यों लगाएंगे लैटिस एनर्जी? थोड़ा ऐसे समझते हैं। जैसे जैसे देखो, पोलराइजेशन में हम लोग क्या किए, जैसे पोलराइजेशन लगाएं कब? जब पोलराइजेशन कब लगाएंगे? जब आपका कोई आयनिक कंपाउंड को अगर आप हीट करते हैं और हीट करने से अगर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, मतलब मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल, तो आप आप पोलराइजेशन लगाइए। लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग हीट कर रहे हैं और हमको पता है टूटने से आयन प्रोड्यूस होगा, आयन बनेगा, तो उस केस में क्या लगाएंगे? लैटिस एनर्जी। क्यों लगाएंगे ये भी समझते हैं। आप याद करो, बेरिलियम डबल प्लस, प्लस ओ पे डबल माइनस आयन, अगर ये गैसियस अगर आयन आपस में जुड़ता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। और आप याद करो, पढ़े थे कि जब किसी एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके गैसियस आयन से हो तो उस प्रोसेस की एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो अब उतना ही एनर्जी देंगे तभी तो ये टूटेगा आयंस में। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये डेल्टा S3 एक प्रकार का क्या है? U0 है, लैटिस एनर्जी यहाँ पर है, U0 है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग लैटिस एनर्जी लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लैटिस एनर्जी से अगर फैसला करेंगे तो लैटिस एनर्जी के हिसाब से लैटिस एनर्जी ज़्यादा किसका, हमको ये देखना है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे लैटिस एनर्जी अगर देखना है हमको, चूँकि आयन में इसको ब्रेक करना है, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा किसका, अब ये देखना है हमको। तो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड में लैटिस एनर्जी ज़्यादा किसका? बेरिलियम का साइज, चूँकि साइज की अगर मैं बात करूँ, R+ की मैं बात करूँ, तो R+ में बेरिलियम डबल प्लस का साइज जो है वो छोटा है और बेरियम डबल प्लस का साइज बड़ा है, साइज इंक्रीजेस। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा किस में होगा? U0 किसका? U0 की अगर मैं बात करूँ तो U0 ज़्यादा किसका होगा? बेरिलियम ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा किससे? बेरियम ऑक्साइड से। इसका मतलब कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा किसका? बेरिलियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा बेरियम ऑक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीखे कि स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब देखो, अब सवाल ये है
लैटिस एनर्जी। लेकिन अब सवाल ये है कि सर पोलराइजेशन कब और लैटिस एनर्जी कब? क्योंकि एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी पोलराइजेशन और लैटिस एनर्जी एक दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, अपोज करेगा एक दूसरे को। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि सर पोलराइजेशन कब लगाएंगे और लैटिस एनर्जी कब लगाएंगे। तो सिंपल है, पोलराइजेशन हम आयनिक कंपाउंड पे तब लगाएंगे, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, जब आयनिक कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं और हीट करने से वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे, मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पोलराइजेशन लगाएंगे। और अगर हमको लगता है कि जो हमको आयनिक कंपाउंड मिला और उसको जब हम लोग हीट करेंगे आयन मिलेगा, आयन प्रोड्यूस होगा, तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी लगाएंगे। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसे करके हम लोग लगाएंगे। देखते हैं इसी के साथ एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, बेरिलियम कार्बोनेट, वही ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमको मिला, इसमें हमको स्टेबिलिटी डिसाइड करना है। अब ये से अब क्या लगाना है, आपको पता होना चाहिए, जो कार्बोनेट है इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो बेरिलियम कार्बोनेट, सेकेंड ग्रुप का अगर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन होता है। कुछ बच्चे बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है। हालांकि हीटिंग ऑफ कंपाउंड में आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा जान लो कि कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, ऐसे कभी पढ़े भी होंगे आप। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको देखने साफ साफ लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल को अगर हीट करते हैं तो ये जाकर के मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस करता है ना, मॉलिक्यूल आयन नहीं मिलता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, पोलराइजेशन। अब समझते हैं, ऊपर से नीचे आने पे पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीजेस। कार्बोनेट है सब में, तो ऊपर से नीचे आने पे अगर केटाइन के साइज की मैं बात करूँ तो बेरियम का साइज ज़्यादा है, तो साइज ज़्यादा होने से पोलराइजेशन डिक्रीजेस, पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीजेस, पोलराइजेशन घटेगा, इसका मतलब कि इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल टू, जैसे अगर मान लो कि मैंने लिया बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। अब आपको पता है कि अगर इसको हम हीट करेंगे, स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो अगर हीट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इससे छोटा कोई मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता, आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आयन प्रोड्यूस करेगा तो क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पे लैटिस एनर्जी U0 इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, ऑक्साइड तो समय सेम है, नीचे से ऊपर जाने साइज डिक्रीजेस, तो लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसका मतलब इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, नीचे से ऊपर जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एग्जाम्पल थर्ड, अगर मान लो कि हमने लिया लिथियम सल्फेट Li2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट K2SO4, रुबिडियम सल्फेट Rb2SO4 और CgM CS2SO4। ठीक है, इसमें हमको डिसाइड करना है। तो सिंपल सल्फेट है, ऑब्वियस है सल्फेट है, तो हमको लगता है कि अगर हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, सीधा सीधा आयन नहीं बनेगा। लिथियम सल्फेट को अगर हीट लिथियम का सल्फाइड वगैरह और प्लस SO2 वगैरह रिलीज करेगा, तो मॉलिक्यूल, इसका तो पोटेशियम लगाएंगे। तो सल्फेट सब में सेम, कैटायन आपका Li+Na+, मतलब ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, घटेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजेशन डिक्रीजेज। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन डिक्रीजेज। अब पोलराइजेशन घटने से स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, इसलिए आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे करके लगा लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल 4, जैसे अगर मैं लूँ लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, CgM हाइड्राइड, तो इसमें अगर हमको लगाना है तो क्या लगाएंगे। अब अभी से जब तोड़ेंगे इसको, फाइनली अगर हीट करेंगे तो ये आयन ही प्रोड्यूस करेगा, लैटिस एनर्जी लगाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाने पे, ठीक है, R+ डिक्रीजेस, R+ घटेगा, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 नाइट्रेट की अगर मैं करूँ, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट,
रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। तो इसमें मैं हमको डिसाइड करना, तो ऑब्वियसली ये साफ साफ देखने से लग रहा है कि ये भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। पोलराइजेशन लगाएंगे तो ऊपर से नीचे आने पे अगर मैं देखूँ, ऊपर से नीचे आने पे तो पहले तो एनायन सब में सेम है। केटायन की बात करूँ तो साइज R प्लस इंक्रीजेज, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीजेज। पोलराइजेशन डिक्रीजेज, पोलराइजेशन घटने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एग्जाम्पल 6, जैसे अगर मैं लूँ बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम SR हाइड्राइड, है ना, और बेरियम हाइड्राइड, इसमें स्टेबिलिटी की बात करना हमको, तो ऑब्वियस है हम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से सीधा सीधा हमको क्या मिलेगा, आयन मिलेगा। तो लैटिस एनर्जी लगाएंगे। बेरिलियम हाइड्राइड सबसे छोटा है, इससे मॉलिक्यूल तो मिलेगा नहीं, आयन से मिलेगा लैटिस एनर्जी। तो नीचे से ऊपर जाने पे साइज डिक्रीजेस, साइज घटने से लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी भी आपका बढ़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल 6, अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 ले लें और कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ठीक है। ऑब्वियस यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है कि हमको हीट करने पे क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल ही मिलेगा। तो हम लोग पोलराइजेशन लगाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, पोलराइजेशन लगाएंगे तो पहले देखते हैं पोटेशियम और कैल्शियम में पोलराइजेशन ज़्यादा किस में होगा। तो पोटेशियम और कैल्शियम में हमको लगता है पोटेशियम के बाद इधर कैल्शियम, इसका पोटेशियम का साइज़ ज़्यादा है। पोटेशियम का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, कैल्शियम का साइज़ कम है। तो पोटेशियम का साइज़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इधर से इधर जाने पे साइज़ घटेगा, साइज़ डिक्रीजेस, इसका मतलब पोलराइजेशन इंक्रीजेस। अब पोलराइजेशन इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा, तो इसका मतलब इन्वर्सली इधर से इधर जाने पे इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेस। इन्वर्सली होता है, स्टेबिलिटी इधर से जाने पे इंक्रीजेस। बहुत सारे एग्जांपल करा दे रहा हूँ, 7 और देख लेते हैं। जैसे लिथियम Li2O2, ये फर्स्ट ग्रुप का हम क्या बना रहे हैं, परऑक्साइड बना रहे हैं। O2 पे डबल माइनस परऑक्साइड होता है, तो फार्मूला ही ना होगा, दो इधर चलाएगा तो Li2O2, ठीक है, Na2O2, फिर उसके बाद K2O2, फिर उसके बाद Rb2O2 और CS2O2। इसमें अगर मैं बात करूँ, देखो परऑक्साइड, अगर परऑक्साइड को हीट करेंगे तो पहले मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो ये डायरेक्ट आपको आयन नहीं दे रहा, मॉलिक्यूल बना रहा है। इसका मतलब पोलराइजेशन लगाएंगे तो ऊपर से नीचे आने पे एनायन सब सेम है ना। केटायन की मैं बात करूँ तो ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीजेस, R प्लस इंक्रीजेस, R प्लस बढ़ने से पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा, और पोलराइजेशन अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इन्वर्सली होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अभी देखो हम परऑक्साइड ले, अगर मान लो इसका ऑक्साइड ही लेते हैं, मतलब लिथियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड K2O लेते हैं, Rb2O लेते हैं और CS2O लेते हैं, ये ऑक्साइड है। तो ऑब्वियस इस केस में हम लोग लैटिस एनर्जी लगाएंगे। नीचे से ऊपर जाने पे लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि साइज घट रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आप देख सकते हो थोड़ा सा अंतर के कारण इस केस में देखो, परऑक्साइड केस में ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ऑक्साइड के केस में ऐसे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपका ये भी फैक्ट एंड एप्लीकेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्ट एंड एप्लीकेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका फैक्ट एंड एप्लीकेशन है मोल्टेन कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मोल्टेन कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमको जानना ये है कि मोल्टेन कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पर पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट है, मतलब पोलराइजेशन किस प्रकार से मोल्टेन कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड के मोल्टेन कंडक्टिविटी पर असर डालता है, हमको ये जानना है। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मोल्टेन कंडक्टिविटी है क्या। तो पहले आप ऐसे समझो कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो मेनली किस में मिलता है, सॉलिड मिलता है। तो पहले आप उस आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर लीजिए, पिघला लीजिए, पिघलाएंगे ऑब्वियसली लिक्विड बनेगा,
और जब लिक्विड बनेगा तो उस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़, मतलब सुचालक जो प्रॉपर्टीज़ है ना, सुचालक प्रॉपर्टीज़ वो क्या है, ज़्यादा है कम है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जब डिस्कस करेंगे तो 4-5 कंपाउंड दिया रहेगा, हमको डिस्कस करना होगा कि इसमें मोल्टेन कंडक्टिविटी ज़्यादा है कि इसमें कम है। ठीक है, आयनिक जो आयन का जो आयन के कारण जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ आएगा वो किसमें ज़्यादा किसमें कम है वो हमको डिसाइड करना है। और कम ज़्यादा जो हो रहा है वो ऑब्वियस है पोलराइजेशन इस पर इम्पैक्ट डालेगा ही, तो वो पोलराइजेशन किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है उसको जानना है। तो उसको समझने के लिए पहले जैसे मान लो आयनिक कंपाउंड है ना, MX, कोई MX एक आयनिक कंपाउंड है, ऑब्वियस है आयनिक कंपाउंड मतलब सॉलिड है ये, इसको काफ़ी हीट दिए, हीट मतलब कितना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन नहीं सॉरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, सब्लिमेशन नहीं फ्यूज़न प्रोवाइड किए। ठीक है, जब हीट दिए तो हीट देने के बाद ये क्या हो गया, पिघल गया, लिक्विड बन गया, मतलब बोल सकते हैं मोल्टेन स्टेट में चला गया, मोल्टेन स्टेट। और पिघल गया तो पिघलने का मतलब है क्या कि जब वो पिघल गया तो उसमें आयन क्या हो गया, फ्री हो गया, मतलब M प्लस लिक्विड, एक्वस नहीं लिखेंगे एक्वस तब लिखते तब पानी होता, M प्लस लिक्विड प्लस X माइनस लिक्विड। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे समझो जब नमक जो होता है अगर वो पत्थर की फॉर्म में मतलब सॉलिड स्टेट की फॉर्म में नमक, तो वो आयनिक कंपाउंड तो ज़रूर है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हुआ क्योंकि उसमें आयन फ्री नहीं है। लेकिन जब उसी चीज़ को हम अगर पिघला देते हैं तो पिघलाने के बाद क्या होता है ना, आयंस फ्री हो जाते हैं M प्लस और X माइनस, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्या, इन दोनों को एक साथ बोल सकते हैं फ्री या मोबाइल आयंस। मोबाइल मतलब भी वही वो चीज़ होता है मोबाइल आयन। ठीक है, मोबाइल आयन सही है, तो ये फ्री हो जाता है। तो अब ये जो फ्री हो गया इस आयन के चलते जो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ आएगा, मतलब इसमें जब हम लोग तार को डाल करके है ना, वायर को वगैरह को डाल करके अगर हम लोग चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करे तो वो है ना उसका मतलब क्षमता क्या होगा, कितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर ऐसा है। खैर, तो हमको जानना है कि पोलराइजेशन किस प्रकार से इम्पैक्ट डालता है। तो पहले ऐसे समझते हैं कि अगर पोलराइजेशन किसी आयनिक कंपाउंड में अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा होने से पोलराइजेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर घट जाता है। आयनिक कैरेक्टर घट जाता है, आयनिक कैरेक्टर अगर घट गया तो आयनिक कैरेक्टर के घटने से मतलब पोलराइजेशन बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर घटा, तो आयनिक कैरेक्टर के घटने से कंडक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियस है घटेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है ना वो आयन का प्रॉपर्टीज़ है, और आयन का प्रॉपर्टीज़ अगर है इसका मतलब कि वो आयनिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा है तो आयन ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन आयनिक कैरेक्टर अगर घट गया इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग यही सीखे कि जो पोलराइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़, ये तो हम लोग सीख गए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे अगर मान लो कि दो कंपाउंड तुमको मिला AX एंड BY और आपको डिसाइड करना है कंडक्टिविटी, तो आप मेरे को पहले एक चीज़ बताओ कि अगर इन दोनों में से अगर मान लो कि कोई अगर एक कोवैलेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, और एक मान लो कि तुम्हारा कोई एक कोवैलेंट मान लो, एक दूसरा आपका आयनिक है, ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों में अगर तुमसे बोलता है, सबसे पहले तो यही समझना है कि जो हमको कंपाउंड मिला तो पहले तो हमको यही चेक करना है कि कौन कोवैलेंट है कौन आयनिक है। अगर मान लो कि एक कोवैलेंट है एक आयनिक है तो कोवैलेंट और आयनिक में ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा, आयनिक का ज़्यादा हो जाएगा, क्या आयनिक का ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मान लो कि या तो दोनों का दोनों अगर मान लो कोवैलेंट है, दोनों का दोनों, जैसे देखो अगर मान लो कि दो कंपाउंड हमको मिला, हमको डिसाइड करना है कंडक्टिविटी, तो ऑब्वियस सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन आयनिक कौन कोवैलेंट है। अगर कोवैलेंट हो गया तो क्लियर हो गया वहीं पे कि उसका कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ कम है, आयनिक का ज़्यादा है, तो ये डिसाइड कर लिया। अगर मान लो दोनों क्या है, दोनों कोवैलेंट है, दोनों कोवैलेंट है तो दोनों कोवैलेंट में हमको देखना पड़ेगा कंडक्टिविटी के लिए कि लो पोलराइजेशन किस में है, लो पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा
और आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा उस कोवेलेंट में, तो इसका मतलब वो उसका कंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। लो पोलराइजेशन देखना पड़ेगा किसमें। और अगर आयनिक है, अगर मान लो दोनों का दोनों आयनिक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आयंस कौन प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है। या अगर नंबर ऑफ आयंस भी अगर सेम है, तो फिर हम लोग सेकेंड फैक्टर लगाएंगे कि साइज किसका छोटा है, केटायन या एनायन में साइज किसका छोटा है, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा वो इजिली मूव करेगा, और इजिली मूव करेगा तो इसका मतलब कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होगा। इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NaCl वर्सेस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 लेते हैं, ठीक है, अच्छे से तुम करना है। ये भी आयनिक है और ये भी आपका आयनिक है, दोनों आयनिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन दोनों आयनिक है। ये भी आयनिक है और ये भी क्या आपका है, आयनिक है, दोनों आयनिक। अब आयनिक है तो अब हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 आयन प्रोवाइड करेगा, ये 3 आयन प्रोवाइड करेगा। तो अब ये है ना 3 कैल्शियम पे डबल प्लस और 2 क्लोराइड आयन, ये 1 सोडियम प्लस 1। इसका मतलब इधर से इधर जाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्लियर यहाँ तक। जैसे मैं एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमने लिया NaCl और हमने लिया बेरिलियम क्लोराइड, तो अब इन दोनों में हमको कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ बताना है किसका है ज़्यादा, कंडक्टिविटी बताना है किसका ज़्यादा किसका कम। तो पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं ये आपका क्या है, आयोनिक है, और ये आपका क्या है, कोवैलेंट। हम लोग पढ़े हैं बेरिलियम का जितना भी हैलाइड होता है सब कोवैलेंट है। इसका मतलब इधर से इधर जाने पे कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग तीसरा देखते हैं लिथियम क्लोराइड बेरिलियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड ये भी कोवैलेंट है और ये भी आपका कोवैलेंट है, हम लोग पढ़े हैं, दोनों कोवैलेंट है। अब इसमें हमको देखना है कि लो पोलराइजेशन किस में है। तो क्लोरीन तो समय से में ये +1 ये +2। लिथियम और बेरिलियम में आपको याद होगा कि पोलराइजेशन अगर मैं बात करूँ तो बेरिलियम का ज़्यादा होता था, हम लोग पढ़े हैं। इसका तो इधर से इधर जाने पे पोलराइजेशन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज, बढ़ रहा है ना, तो इधर ही जाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिए लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, ये तो कोवैलेंट है, ये आयनिक है, सिंपल है। इधर से इधर जाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड और लेंथेनम क्लोराइड, ऑब्वियसली ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, आपका दोनों आयनिक है। तो अब क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ आयंस, ये 3 नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, ये 4 नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा। इधर से इधर जाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट अगर हमने लिया NaCl और सीजियम क्लोराइड, दोनों आयनिक है, दोनों आयनिक है, दोनों आयनिक है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ आयंस भी 2 ही प्रोवाइड कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस, तो हमको देखना पड़ेगा क्या, साइज छोटा किसका है, साइज छोटा किसका, नंबर ऑफ आयंस भी दोनों दो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, साइज छोटा है Na का है, इसका तो इधर से जाने पे छोटा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इस प्रकार से ये पूरा खत्म हो गया आपका। ये कुछ सेकंड का मैं वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकिए। पहला पेज है आपका, ये दूसरा पेज है आपका, ये तीसरा पेज है आपका, ये चौथा पेज है, ये पांचवा पेज है, और ये आपका लास्ट छठा पेज है।